क्या सोच रहे हो? इस बार भी कराएंगे वैसे ही, क्या आप जानते हैं क्या क्या क्या, उस तरह के सवाल करेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, आज मत सोचो, आज नहीं करने वाला ऐसा मैं कुछ। आज मैं किन 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आज मैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ, आज मैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ, और आज मैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। जितनी पुरानी वीडियो निकली हैं उन सारी की सारी वीडियोस के अंदर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँ मोस्ट फ़नी मैनर के अंदर, कि आप फिज़िक्स भी पढ़ लें और आपको फिज़िक्स एक बोझ बिल्कुल भी ना लगे। क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है, टीचर हु मेक फिज़िक्स बोरिंग इज़ अ क्रिमिनल। वो उसने कहा सही है, फिज़िक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना? चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, कई लोग इस वीडियो को देख के ये समझ रहे होंगे कि यार ये कूलम्ब्स लॉ कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की सर को ज़रूरत पड़ गई। देखो यार, तुम्हारा सोचना सही है थोड़ा थोड़ा कि कूलम्ब्स लॉ एक बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक को ढंग से समझने के लिए हमको इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। कि ये बात आप सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है? नहीं ठीक, बहुत आसान कंसेप्ट हैं, बस उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन किस तरह से होता है एक दफ़ा मैं आपको वो बताना चाहता था, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहूँ कि यहाँ पे अब तक आपको मैं साक्षात दिखाई देता था, इस वीडियो के अंदर मेरे दर्शन बहुत कम होंगे, आपको ज़्यादातर दर्शन पेन और पेपर के ही होंगे, ठीक है ना? ये ठीक। तो भाई, जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं हूँ सैयद फुरकान हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज की क्लास आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं, आप उन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। कोई भी पॉइंट आपके हाथ से स्लिप नहीं होना चाहिए, वरना बहुत अफसोस हो जाएगा। चलिए, कूलम्ब के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो जो कूलम्ब लॉ दिया था, वो कूलम्ब लॉ देने वाले साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने कूलम्ब्स लॉ दिया है इन द ईयर 1785। अब हम सबके दिमाग के अंदर एक सवाल गूंज रहा होगा कि ये लॉ आया कैसे, ठीक है? नहीं ठीक, या कोई भी लॉ कैसे आ जाता है, ठीक है? तो भाई, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना? ये ठीक, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस्तेमाल की थी एक टॉर्जनल बैलेंस। अब लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे, सर ये टॉर्जनल बैलेंस क्या होती है? तो यार, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि टॉर्जनल बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर वीक फोर्सेस को निकालने के लिए। अब सवाल उठेगा आपके जहन में, ठीक है सर, इंस्ट्रूमेंट है, वीक फोर्सेस को निकालने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सर ये होता कैसे है, काम कैसे करता है? अब होता क्या है, मान लीजिए मैंने एक वायर से एक रॉड सस्पेंड करके लटका दी, हॉरिजॉन्टल लटकी हुई है। अगर यहाँ पे मैं इसके एक एंड पे फोर्स लगाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि ये वायर ट्विस्ट हो जाएगा, रॉड घूमने लगेगी, ठीक है ना? ये ठीक, यानी कि ये फोर्स एक रोटेटिंग मोमेंट बनाएगी जिसे हम कहते हैं टॉर्क। आपने नाम सुना होगा, आपको ये दोनों नाम थोड़े थोड़े 19 से 20 से लग रहे होंगे, टॉर्जनल बैलेंस और टॉर्क। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। टॉर्जनल बैलेंस के अंदर हम इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को निकालते हैं उनके इफ़ेक्ट को देख के एक ट्विस्टेड सिस्टम के, ठीक है? तो यहाँ तक मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। इसके बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि जो हमारा साइंटिस्ट है जिसका नाम है कूलम्ब, उसने कुछ इस तरह का मामला लिया था कि यहाँ पे इस तरह से एक वायर के माध्यम से यहाँ पे इस तरह से 2 चार्ज स्फीयर ले लिए थे, इस तरह से, ठीक है ना? ठीक, मैं स्फीयर बहुत बड़े बना के बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि ये स्फीयर्स बहुत छोटे लिए गए थे और ये दोनों स्फीयर चार्ज्ड थे। अब आप समझिए कि अगर अब हम इस चार्ज स्फीयर के पास कोई दूसरा चार्ज स्फीयर लेके आएंगे तो यहाँ पे इस चार्ज स्फीयर और उस चार्ज स्फीयर में या तो रिपल्शन आएगा अगर सेम चार्जेस हुए, या तो अट्रैक्शन आएगा अगर अपोजिट चार्जेस हुए। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच यहाँ पे ये वाली जो रॉड थी, ये रॉड घूमेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वायर ट्विस्ट होगा। इस ट्विस्ट को नापा जा सकता है इस टॉर्जनल बैलेंस की मदद से। यहाँ पे ये देखा गया कि कूलम्ब ने ये देखा कि जब हम यहाँ पे इस
ये वाले चार्ज और यहाँ पे एक और चार्ज है, याद रखना इस चार्ज और इस चार्ज के बारे में बात नहीं हो रही है, इस चार्ज के पास एक और दूसरा स्फीयर लेके आया गया है। भाई देखो ये मेरा पेपर है, पेपर 2D होता है और मैं भी आपके सामने नहीं हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एक अलग स्फीयर लाया हूँ। ये स्फीयर और इस स्फीयर, ये दोनों स्फीयर चार्ज हैं। अब चार्ज होने की वजह से या तो यहाँ पे अट्रैक्शन आएगा या रिपल्शन आएगा। अब ये देखा गया कि अगर इन दोनों पे चार्ज को बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रही थी, यहाँ पे जो रोटेशन आ रहा था वो रोटेशन बढ़ जाएगा, यानी कि फोर्स बढ़ जाती है। और अगर चार्ज को घटाया जाता है तो ये फोर्स घट जाती है। ठीक है ना, ये ठीक। अब सवाल उठता है, अब आप ज़रा बात समझिए कि जब हम यहाँ पे दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, इनके आप देखिएगा कि इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, है ना, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी। तो भाई ये रिलेशन क्या कहलाएगा, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है, ये रिलेशन कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन। तो हमारे कूलम ने देखा है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ। ठीक, ये पहली इक्वेशन बना के हमने अपनी इक्वेशन तैयार कर ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। इन्होंने ये देखा कि ये वाला चार्ज स्फीयर और जो दूसरा चार्ज स्फीयर हम यहाँ पे लेके आए थे, अगर इन दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में दूरी को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे फोर्स घट जाएगी और दूरी को घटाया जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये लॉ आपने पहले भी देखा है ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है वो प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, 1/r² के, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये हो गया हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। भाई इन दोनों इक्वेशंस को अगर तुमने मिला डाला तो तुम समझ सकते हो लाइव झिंगा लाला। तो कंबाइनिंग 1 और 2 हम देखेंगे यहाँ पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल आ गई Q1 Q2 बाय R के स्क्वायर से। बात को आगे लेके चलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा। ये जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इससे पहले मैं इस बात को आगे लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको दो एक बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो दो एक बातें पॉइंट टू बी नोटेड हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पे आपने जो दो स्फीयर्स देखे हैं वो पॉइंट स्फीयर्स थे। पॉइंट स्फीयर्स कहने की वजह क्या है यहाँ पे इनको, कि इन दोनों के जो रेडियस थे वो रेडियस इन दोनों के बीच की दूरी से काफ़ी छोटे थे। ठीक है ना, ये ठीक। तो वो पॉइंट स्फीयर हो गए और यहाँ पे ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाए। क्या कहलाए, पॉइंट चार्जेस। तो हमारा जो कूलम लॉ है, बहुत ज़रूरी बात है कि आप याद रखें इसको, कि कूलम लॉ एप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये ऑपरेट करती है उस लाइन में जो कि दोनों के सेंटर्स को जोड़ती है। ठीक है ना, ये ठीक। ऐसी फोर्सेस जो ऑपरेट करती हैं उस लाइन के अलॉन्ग जो कि दोनों बॉडी के सेंटर को जोड़ती हैं, वो फोर्सेस कहलाती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या कहलाती हैं वो फोर्सेस भैया, वो फोर्सेस कहलाती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, सुन लो कि फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव। अब जब कंजर्वेटिव का नाम आता है ना तो आप यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना। जैसे ही नाम कंजर्वेटिव का आएगा तुम समझ लेना, एक पहली बात ये समझ लेना कि ये जो फोर्स है विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, और दूसरी बात तुम ये समझ लेना कि इस फोर्स से जो वर्क डन होने वाला है इन मूविंग चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट वो इंडिपेंडेंट होगा उसके पाथ से। ठीक है ना, ये ठीक। हिंदी में बोल देता हूँ भाई, फिक्र मत कर, हिंदी में भी बोल रहा हूँ कि जो वर्क करेंगे आप एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अंदर, वो वर्क इंडिपेंडेंट होगा उसके पाथ से। ठीक है ना, ये ठीक। बात आगे मैं आपको एक बार और इसको बहुत डीप में बताने वाला हूँ, एक बार आएगा ये, लेकिन तब तक के लिए आप यहाँ तक ले लीजिए बात को। तो भाई हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R के स्क्वायर। अब यहाँ पे लोगों की जिज्ञासा जाग रही होगी कि K क्या है और ये K की वैल्यू क्या होगी, ये K कहाँ से आया। ठीक है ना, ये ठीक। तो हमारे कॉलम ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया हमको, हमारे कॉलम ने देखा अगर हम यहाँ पे जो चार्जेस हैं Q1 Q2 अगर हम इनको एक एक कॉलम का ले लें और जो दूरी थी उसको 1 मीटर की ले लें, तो जो K की वैल्यू हमारे सामने निकल के आती है वो K की वैल्यू हमारे सामने निकल के कितनी आती है भाई। तो हम K की वैल्यू देखते हैं कि 8.98 × 10⁻⁹ आती है।
आप यूनिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जिन लोगों को यूनिट निकालने में या डायमेंशन फार्मूला निकालने में दिक्कत आती है उनके लिए बहुत जल्द यूनिट और मेजरमेंट में लेके आ रहा हूँ। आप लोगों ने अगर अभी भी नहीं सीखा है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और आप आसानी से बात को समझ जाएंगे। के की वैल्यू होती है 8.98 इंटू 10 की पावर 9, जिसे राउंड ऑफ करके हम करीब 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 भी ले सकते हैं। तो भाई के की वैल्यू हम ले सकते हैं 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब याद रखिएगा ये जो के की वैल्यू ली गई थी ये एयर में ली गई थी, लेकिन इन्होंने देखा कि ये जो के की वैल्यू है अगर हम एयर को बदल के मीडियम बदल दें, एयर से मीडियम को किसी दूसरे मीडियम को रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे ऑयल ले लिया जाए या वाटर ले लिया जाए, तो यहाँ पे के की वैल्यू बदल जाती है। लेकिन के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। किसके अंदर? एयर में या वैक्यूम में। तो के की वैल्यू हमारे सामने आ गई 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 किसके अंदर होगी? एयर में या फिर वैक्यूम के अंदर। चलिए भाई, और मीडियम के साथ साथ के की वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब ये जो के है हमारा, हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? के की वैल्यू जो ओरिजिनलिटी के अंदर हम लिखते हैं और जो आपको किताबों में लिखाई दे देती होगी, वो देती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब आप याद रखिएगा कि ये वाली जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है ना? ये ठीक है, ये वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी। और ये जो आप ऊपर 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 देख रहे हैं, वही वे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताता है आपको। और ये जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है ना? ये ठीक, और ये जो एप्सिलॉन आर आपको दिखाई दे रहा है, इस एप्सिलॉन आर का नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर की जो कंडीशन है, एप्सिलॉन आर की कंडीशन भाई साहब कुछ इस तरह की है कि अलग अलग मीडियम के अंदर एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है ना? ये ठीक। और याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेटल के केस में इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है ना? ये ठीक। चलिए भाई, एप्सिलॉन आर, सर अब लोग सवाल करेंगे सर एप्सिलॉन आर का तो आपने नाम रख दिया, लेकिन सर ये नाइंसाफ़ी हो रही है एप्सिलॉन नॉट के साथ। वो लोग भी सही कह रहे हैं, वो लोग गलत नहीं कह रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का भी नाम है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप समझ सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखी दिखाई दे रही होगी। लोग सर को जा रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है यार, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये डायरेक्ट इतनी वैल्यू दे देंगे तो हमारा क्या होगा। भाई रुक जा बता रहा हूँ। देख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी निकाली तूने? 9 इंटू 10 पर 9 निकाली कि नहीं निकाली? हाँ या ना बोल दे जल्दी से। हैं, एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। देख भैया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? बोल सकता है 1/4 पाई, और कितना बोलेगा? 9 इंटू 10 पर 9 बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो यहाँ से आया एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पर -12। लोग सर को जा गए, कहाँ से आ गया? क्यों परेशान हो रहा है भाई? तो चलिए मैं आपको एप्सिलॉन आर के बारे में एक आध दो बातें बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। याद, अब ज़रा बात समझिए कि ये एप्सिलॉन आर असल में क्या होता है। एप्सिलॉन आर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये जो एप्सिलॉन आर होता है ये रेशो होता है। किसका रेशो होता है? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। अब लोग कहेंगे सर ये आप एप्सिलॉन नॉट लाए थे, आप एप्सिलॉन आर लाए थे, अब आपकी तीसरा ले आए और आप इसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। असल में क्या है भाई, जब हम फोर्स निकालते हैं ना किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं। ज़रा बात समझिएगा, ये जो के लेते हैं ना हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज़ रहता है। अब ज़रा मेरी बात तुम समझ लो, बहुत ध्यान से समझ लो कि ये एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन आर असल में क्या सिग्निफाई और क्या डिनोट करता है। देखो, जब तुम दो सेम तरह के चार्ज के बीच में फोर्स निकालोगे एयर में, और जब इन्हीं चार्ज के बीच में तुम फोर्स निकालोगे किसी दूसरे मीडियम में, तो इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग आती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू असल में आप एक तरह से कहेंगे कि बदल जाती है, और आपका कहना बिल्कुल सही है। ठीक है ना? ये ठीक। तो हम यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट के अंदर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन कहते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कहलाई जाती है। जब हम एप्सिलॉन आर को डिफाइन करते हैं तो एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन कहती है कि ये एप्सिलॉन आर क्या है? ये एप्सिलॉन आर रेशो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। किसके साथ रेशो है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि ये एप्सिलॉन आर वजूद में तब आता है जब मीडियम आता है। अगर मीडियम
मतलब एयर मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम, है ना, तब आएगा एप्सिलॉन आर। अगर एयर और वैक्यूम है तो हमारे पास कितना रहेगा, हमारे पास इतना रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू हमारे पास रहेगी। ठीक है ना, ये ठीक है। एप्सिलॉन आर कब आएगा, जब कोई मीडियम आएगा। ठीक, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन आर एक रेशो है। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह की क्वांटिटी ऊपर है उसी तरह की क्वांटिटी नीचे है, दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, और जब दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे तो एप्सिलॉन आर आप कहेंगे सर ये तो यूनिटलेस हो गया। कहना सही है आपका कि एप्सिलॉन आर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस होती है। आप समझ रहे हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी आपके सामने आई है वो यूनिटलेस है और वो डायमेंशनलेस भी है। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी एयर के केस में करीब करीब हम 1 ले लेते हैं, और वैक्यूम के केस में 100% 1 ही होती है। और मेटल के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, ये मेटल के केस के अंदर इनफाइनाइट होती है। ठीक, आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है, करीब करीब अप्रॉक्सीमेट है ना, और हमेशा हम यही लेके चलेंगे। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम 9 × 10⁹ ही लेंगे। आपको परेशान नहीं होना, आपको 8.98 नहीं लेना। ठीक है ना, ये ठीक। चलिए, तो ये जो वैल्यू हमने ली है ये वैल्यू हम SI के अंदर लेते हैं, और CGS के अंदर ये वैल्यू हो जाती है 1। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं CGS की तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू CGS में कितनी हो जाएगी, CGS में वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे, इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये बात आप बिल्कुल दिमाग के अंदर फिक्स कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आया था मेंस 2013 के अंदर, है ना, कि एप्सिलॉन नॉट का उन्होंने डायमेंशन फार्मूला पूछा था। मैं आपको खाली डायमेंशन फार्मूला नहीं, इसका यूनिट निकालना भी सिखा देता हूँ। अब एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी इंसान यूनिट निकालना चाहता है, डायमेंशन निकालना चाहता है, उन दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम तरह का अडॉप्ट किया जाता है। आप दोनों ही प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले कंसिडर करते हैं मेन फार्मूले को। तो हमने यहाँ पे मेन फार्मूला लिया। हमारा मेन फार्मूला क्या था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होगी। आपको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के अंदर इसको उठा के अपन इस तरफ भेज दिया, इसको उठा के हमने इस तरफ भेज दिया, और इसको उठा के हम उधर ले आए। तो हम बात को आगे लेके चलेंगे। भाई हमें किसका चाहिए, भाई हमें चाहिए इसका यूनिट चाहिए। अब याद रखिएगा कि जो फिक्स्ड नंबर होते हैं, है ना, तो वो यूनिटलेस होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। यानी कि 4 के पास भी यूनिट नहीं है, पाई के पास भी यूनिट नहीं है, इन दोनों को ऐसे हटाया जा सकता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। दूसरे का यूनिट कूलम। आर क्या है, डिस्टेंस, तो ये मीटर का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यूनिट आ गया एप्सिलॉन नॉट का, कितना आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला की बात कर लें तो डायमेंशन फार्मूला निकालने का भी यही तरीका रहेगा कि आपने सबसे पहले लिख लिया मेन फार्मूला। मेन फार्मूला लिखने के बाद में आपने एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ कर दिया, बाकी सबको एक तरफ कर दिया। ये आपको पता है 4 पाई, ये 4 पाई ये कांस्टेंट है, नंबर है, तो ये यहाँ से इसको हटा दिया हमने, है ना। चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, 80 होता है। अब ये डायमेंशन कहाँ से आया है, आपने एक चीज़ देखी होगी जब आपने इलेक्ट्रिसिटी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी थी कि करंट जो होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो कितना होगा, करंट इंटू टाइम होगा। करंट जो होता है इसका डायमेंशन होता है भैया A, और टाइम का हो गया T। तो चार्ज का जो डायमेंशन बना वो कितना बना, 80 बना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे Q, एक Q की जगह मैंने 80 लिखा, दूसरे Q की जगह मैंने फिर 80 लिख दिया। R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का है मैं नापेगा लेंथ में, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। और फोर्स का डायमेंशन, भैया फोर्स का डायमेंशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के डायमेंशन फार्मूले को जब आप निकालते हैं तो ज़्यादातर उन डायमेंशन फार्मूले को निकालने के अंदर फोर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। फोर्स का डायमेंशन होता है mLT की पावर -2। अगर कोई सोते में से उठाए 3 बजे और तुमसे पूछ ले कि फोर्स का डायमेंशन क्या है तो तुम घबलाना मत, बता देना mLT -2 होता है। सॉल्व करेंगे, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था मेंस 2013 के अंदर। तो भाई एक क्वेश्चन तो तुम्हारा निपट गया, ठीक है नहीं, ठीक। आगे चलेंगे। तो अब तक हमने बात करी है कूलम्स लॉ के बारे में। अब जो कूलम्स लॉ के बारे में हमने बात करी है, सबसे पहले हमने देखा है कि कूलम्स का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है। हमने यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखी हैं और वो बातें भूलने वाली हैं ही नहीं कि जो कूलम का फार्मूला है वो पॉइंट चार्जेस के लिए बनाया गया था। और दूसरी बात कि जो फोर्स निकली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स निकल के आ रही है सामने। इसके बाद में मैंने आपको कूलम का फार्मूला समझाया है, और कूलम के फार्मूले को समझाने के बाद मैंने आपको ये बताया है कि कूलम का जो फार्मूला है उसके अंदर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का मतलब क्या है। एसआई के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसका मीनिंग क्या होगा और उसका मीनिंग सीजीएस में क्या होगा, ये मैंने आपको अब तक यहाँ तक बता दिया है।
एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरा पार्ट हमें यहाँ से शुरू करना है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है और वेक्टर फॉर्म किस तरह से निकाला जाएगा। अब यहाँ तक की बात जिसको समझ में आ गई है वो तो ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आई वो अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। आगे चलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। ठीक, अब जितने लोगों को वेक्टर भी नहीं पता वो जान लीजिए कि वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। मैं जब अपनी वीडियो बनाता हूँ मैं ये सोच के वीडियो नहीं बनाता कि मैं एक टॉपर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं सोच के पढ़ाता हूँ कि मैं एक गधे को पढ़ा रहा हूँ। नहीं, आप माइंड मत कीजिए इस बात को। इससे फ़ायदा उन लोगों को भी होता है जिन लोगों को फिज़िक्स बिल्कुल भी नहीं आती, और वो लोग भी इंजॉय कर पाते हैं जिनको फिज़िक्स आती है, ठीक है। तो वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना ये, ठीक। और हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। भैया ये फोर्स कौन सा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर, इसको ये भी वेक्टर होगी, फोर्स है ना बेटा, तो वेक्टर ही होगी। अब सबसे पहले हम बात कर ले मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं कि वो हम निकालने के अंदर हम मास्टरी हासिल कर चुके हैं कि कूलम्ब का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, अगर एयर के अंदर है या फिर वैक्यूम के अंदर है, और अगर मीडियम होगा तो हम उसके अंदर εr को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आप सीख गए हैं, लेकिन अब उठ रहा है कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। अब डायरेक्शन किसका निकालना है, डायरेक्शन निकालना है फोर्स का। अब आप याद रखेंगे कि फोर्स की तो दो कैटेगरी हो सकती हैं, कि अगर सेम तरह का चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्शन आएगा, और अपोजिट तरह का चार्ज है तो वहाँ पे अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। सेम तरह का चार्ज है तो रिपल्शन आएगा, अपोजिट तरह का चार्ज है तो क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि जो Q1 Q2 है वो लाइक चार्जेस है। अगर लाइक चार्जेस है, मैं यहाँ पे फिर बता दूँ कि मैं यहाँ पे बड़े बड़े स्फीयर ले रहा हूँ। ये स्फीयर का बड़ा लेना सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग समझ सकें बात को आसानी के साथ। ये स्फीयर बहुत छोटे हैं, ये चार्जेस जो हैं जो स्फीयर्स पे दिए गए हैं वो स्फीयर्स बहुत छोटे थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाए थे, ठीक है। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइक हैं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी वो रिपल्सिव होंगी, यानी कि एक फोर्स वो फोर्स जो इस पे लगेगी इस वाले पे वो इस तरफ लगेगी कि नहीं लगेगी। ये इससे क्या कहेगा, निकलो यहाँ से, भगा, हट, दूर भगाएगा अपने से, चलो भगो यहाँ से। और इसी तरीके से ये इसको अपने से दूर भगाएगा, लाइक है ना, तो रिपल्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगी, ठीक है ना, ठीक। अब हमने इसको कहा है 1, हमने इसको कहा है 2, ठीक है ना, ठीक। हम इस वाली फोर्स को कहेंगे F12। F12 का मतलब क्या होगा, F12 का मतलब होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे ये फोर्स किस पे लगी है, 2 पे लगी है। किसने लगाई है, 1 ने लगाई है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ उन लोगों के लिए कि F12 क्या है, ये फोर्स किस पे फोर्स है भाई, ऑन 1, किसकी वजह से, ड्यू टू 2। F21 क्या होगी भैया, F21 होगी क्या होगी, F21 फोर्स होगी, किस पे होगी, 2 पे होगी, किसकी वजह से होगी, ड्यू टू 1। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। जब हम फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करी जाएगी, या फोर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करी जाएगी मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दूरी आएगी उस दूरी को भी मैं 2 तरह से लेने वाला हूँ। अब मैं उस दूरी को किन 2 तरह से लेने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ कि R12 और R21 को मैं अब इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि R12 क्या होगा और R21 क्या होगा। तो भाई देखिएगा कि ये R12 है। R12 का मतलब है 1 से 2 की तरफ पॉइंट करने वाला डायरेक्शन। इसी तरीके से मैं R21 लूँगा और ये R21 क्या है, 2 से 1 की तरफ पॉइंट करने वाला डायरेक्शन। आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों पे टोपी पहना दी है। टोपी का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। यानी कि मैंने यहाँ पे ये जो R12 और R21 लिया है ये सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं आपको डायरेक्शन बता सकूँ। R12 का मतलब क्या है, 1 से 2 की तरफ पॉइंट करने वाला डायरेक्शन। R21 का मतलब क्या है, 2 से 1 की तरफ पॉइंट करने वाला डायरेक्शन, ठीक है ना, ठीक। चलिए तो आप याद रखिएगा कि R12 और R21 ये दोनों क्या हैं भाई, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ठीक। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं मैं फिर से कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं भाई। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएँ। आगे चलेंगे बात को लेके। R12 को फिर से एक बार बता दूं कि R12 क्या है भाई। R12 एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि अलोंग मतलब 1 से 2 की तरफ पॉइंट करने वाला है, और 21 क्या है, 2 से 1 की तरफ पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर है। अब चलिए मैं आपको फोर्स लिख के ही बता दूंगा। अब आपके सारे इंतजार ख़त्म कर देता हूँ मैं कि मैं फोर्स लिखना चाहता हूँ। कौन सी वाली फोर्स मैं लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं फोर्स लिखना चाहता हूँ 21। अब सबसे पहले आप यह बताइए कि F21 का मतलब क्या है। तो भैया F21 का मतलब सर आप हमें क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हमें पता है सर, सब पता है हमें। 21 का मतलब सर ये है कि वो फोर्स जो 2 पे लगी है 1 की वजह से।
फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर की क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एरो अबव द हेड, तो ये लगा दिया मैंने एरो अबव द हेड। इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितनी होती है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख दो। हमने कहा एयर के अंदर बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने, एप्सिलॉन आर नहीं लिख रहा है। लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है भैया मीडियम में बात कर लो आप, एप्सिलॉन आर भी लिख लो, ठीक है। हमने कहा चार्ज कितना था, Q1 था, और कितना था, Q2 था, अपॉन में क्या आएगा, आर का स्क्वायर आएगा। अब लोग कहेंगे सर यहाँ पे डायरेक्शन लेना ज़रूरी है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है भैया। तो देखिए आप F21 किस डायरेक्शन में लगी हुई है, आप देखिए और मुझे बताइए किस डायरेक्शन में लगी हुई है। उस डायरेक्शन में जो 1 से 2 की तरफ पॉइंट कर रही है, उस डायरेक्शन में जो 2 से 1 की तरफ पॉइंट कर रही है। बोलो 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 बोलो, ये देखो ये 2 1 है, ये इस तरफ लगी हुई है। ये डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट कर रहा है, 1 से 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो 1 2 या 2 1, 1 2 या 2 1, जल्दी बोलो। हाँ सही बोल रहे हो, 1 2, शाबाश। दूसरे एंड पे बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो Q1 और Q2 हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, वो दोनों के दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अब अनलाइक चार्जेस हैं तो आप समझ सकते हैं कि अब जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। यानी कि 2 1 से कहेगा आजा आजा, 1 2 से कहेगा आजा आजा। यानी कि जो फोर्स लगने वाली है, किस पे फोर्स लगने वाली है, जो फोर्स लगने वाली है 1 पे 2 की वजह से वो इस तरफ होगी कि नहीं होगी, और जो फोर्स 2 पे लगने वाली है 1 की वजह से वो इस तरफ होगी कि नहीं होगी। अरे हाँ ना बोल दे यार। चलिए आगे चलते हैं बात को लेके। तो हम इन दोनों में से कोई एक फोर्स लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए हम वही लिखते हैं कि F21 जो हमने पहले लिखी थी वही फोर्स हम लिखेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये लगा दिया मैंने वेक्टर का साइन। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी, तो मैं भी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गई है ना। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ आर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, तो वो आर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है नहीं ठीक। अब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा डायरेक्शन। अब सवाल उठता है कि मैं डायरेक्शन किस तरह से लूँगा। तो आप देखिए कि अब हम यहाँ पे वापस यूनिट वेक्टर पे आ जाएं कि यूनिट वेक्टर कंसिडर किया जाएगा। 2 यूनिट वेक्टर इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक। तो एक यूनिट वेक्टर 1 से 2 के अलॉन्ग लग रहा है, ये कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, R12 कैप, यूनिट है ना इस वजह से कैप। और ये वाला कौन सा होगा भाई, जो 2 से 1 की तरफ लग रहा है, आप कहेंगे सर वो R21 कैप होगा। सर होगा कि नहीं होगा। चलिए तो भाई अब आप बताइए कि F21 को अब रिप्रेजेंट करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, कौन सा वाला यूनिट वेक्टर चाहिए, R12 चाहिए, R21 चाहिए। देखो F21 कहाँ लगी हुई है, F21 यहाँ लगी हुई है, इस तरफ लगी हुई है F21, ठीक है ना। ये ठीक 2 से 1 की तरफ लगी है, 1 से 2 की तरफ लगी है। आप कहेंगे 2 से 1 की तरफ, यानी कि ये वाला वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ले लूँ R21, चलिए भाई R21 ले लिया, समझे कि नहीं समझे। तो भाई ये वाला केस किसका हो गया, ये वाला केस हो गया अनलाइक के केस के अंदर, या फिर आप ये कह लिए यहाँ पे अट्रैक्टिव, ठीक है ना ये ठीक। और अगर हम यही निकालते रिपल्सिव के केस के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आंसर जो आ रहा था हमारे सामने कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 Q2 था, अपॉन में R का स्क्वायर था, और यहाँ पे कितना था भैया, यहाँ पे था R12 का केस। ये कौन सा था भैया, ये केस था रिपल्सिव के अंदर, ठीक है ना ये ठीक, सेम चार्जेस। अब यहाँ पे इस बात को मैं आगे लेके जाता हूँ कि कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिख रहा है, इससे एक अलग रिप्रेजेंटेशन में आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कई बुक्स के अंदर। वो रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ये रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक्स में आपके सामने आ जाए तो आप परेशान ना हो, है ना। तो एक रिप्रेजेंटेशन और है, मैं बताता हूँ क्या रिप्रेजेंटेशन है, कि F21 लिख रहा हूँ, और वही केस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं अट्रैक्टिव के लिए लिख रहा हूँ। अट्रैक्टिव के लिए लिख लेते हैं ना, तो अट्रैक्टिव के लिए लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी। देखना बना मैग्नीट्यूड कैसे लिखी मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने, ठीक है ना ये ठीक। Q1 लिखा, Q2 लिखा। अब यहाँ से चेंज आएगा, यहाँ पे जो ऊपर अट्रैक्टिव आपने लिया था, ये R का स्क्वायर ले लिया था। क्या ले लिया था आपने यहाँ पे, R का स्क्वायर ले लिया था। लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने R का क्यूब लिया होगा। तो जब आप यहाँ पे क्यूब देखेंगे तो यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, फिर आप यहाँ पे कौन सा लेंगे, कंप्लीट वेक्टर लेंगे। R21 का कंप्लीट वेक्टर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना ये ठीक। हालांकि ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है ना ये ठीक। आप समझिए कि ये जो R21 अपॉन R जो बन रहा है, ये ही R21 का यूनिट वेक्टर बन रहा है, ठीक। तो इसमें इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में एक्चुअल के अंदर तो कोई फ़र्क ही नहीं था। ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए बता दिया गया है बुक्स के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कोई उलझाए तो आपको उलझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सी भी नहीं है, ठीक है।
अब दो एक छोटी छोटी बातें और हैं इनके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं सुपर पोजिशन को चालू करूँ। अब देखिएगा, मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ खाली में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये जो 1/4πε0 होता है, भैया मैं एयर या वैक्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उलझने की ज़रूरत नहीं है। 1/4πε0 एक फिक्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू करीब करीब कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है। इसमें आपको उलझना नहीं है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, वैसे तो डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कर दिया तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये क्वांटिटी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब अगर आपको फोर्स का जो साइन दिख रहा है, फोर्स के साइन दो तरह के दिखेंगे, या तो आपको फोर्स का साइन पॉजिटिव दिखेगा या फिर आपको फोर्स का साइन कैसा दिखेगा, फोर्स का साइन आपको नेगेटिव दिखेगा। अगर फोर्स का साइन आपको पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो निकलता है, या तो दोनों पॉजिटिव रहे होंगे या फिर दोनों क्या रहे होंगे, या फिर दोनों नेगेटिव रहे होंगे, यानी कि सेम रहे होंगे। यानी कि फोर्स कैसी होगी, यहाँ पे फोर्स होगी रिपल्सिव, समझे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो दो कंडीशन होंगी, पहली कंडीशन होगी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बोलो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ये दोनों कंडीशन क्या बता रही हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि बात समझ में आ गई होगी कि फोर्स का साइन देख के बताया जा सकता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। मान लीजिए अगर फोर्स का साइन पॉजिटिव है तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि दोनों सेम होंगे, और दोनों सेम होंगे तो रिपल्सिव होगी। अगर फोर्स का साइन नेगेटिव है तो आप कहेंगे सर दोनों अपोजिट चार्जेस है, और अपोजिट चार्ज में जो फोर्स लगती है अट्रैक्टिव होती है। यानी कि सिर्फ साइन देख के बताया जा सकता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। अब आज की क्लास की जो तीसरी बात हम देखने वाले हैं वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सुपरपोजिशन थ्योरम आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी 11वीं क्लास में कई बार सुपरपोजिशन थ्योरम से आपका आमना सामना हो चुका है। एक बात अगर आपने नोट नहीं करी हो तो आज कर लीजिए कि सुपरपोजिशन से आमना सामना तभी होता है जब वेक्टर क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सुपरपोजिशन से सामना होना इस वक्त कंपलसरी था हमारा। सुपरपोजिशन क्या होती है, बहुत आसान तरीका है, फालतू उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपने जब भी देखी होगी इससे पहले, जैसे मान लीजिए आपने इसको ग्रेविटेशन में देखा है, लेटेस्ट है ना, तो ग्रेविटेशन में भी जब आपने सुपरपोजिशन थ्योरम को देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ग्रेविटेशन के अंदर जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम को देखते हैं तो हम किसी एक नेट मास के ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं बाकी दूसरे मासेस की वजह से। सुपरपोजिशन थ्योरम का एक्चुअल मीनिंग ही ये है कि आप नेट निकाल दें, ठीक। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और आसान एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे चार चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये ठीक। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, और ये वाला चार्ज जो है वो Q4 है। अब अगर हम निकालना चाहते हैं Q1 के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो कितनी होगी। आप कहेंगे सर Q1 पे कोई एक फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही। सर एक फोर्स वो है जो 2 ने 1 पे लगाई हुई है, सर एक फोर्स वो है जो 3 ने 1 पे लगाई हुई है, एक फोर्स वो है जो 4 ने 1 पे लगाई हुई है, ठीक। तो जो फोर्स सर 1 पे आएगी नेट, जो फोर्स सर 1 पे आएगी F1 नेट आएगी, सर वो इन सारी फोर्सेस को आप अगर मिला दें तो आपको वो फोर्सेस मिल जाएंगी, ठीक है ना, ठीक। यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस सर आप कर दीजिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस सर आप कर दीजिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी जब ऐड करी जाती हैं तो वो वेक्टर एडिशन फॉलो करती हैं, ठीक है ना, ठीक। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब ये ऐड करी जाएंगी तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगी। अब वेक्टर एडिशन को फॉलो करने का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करने का मतलब क्या है, ठीक। अब वेक्टर एडिशन जब भी आप कराएंगे तो वेक्टर एडिशन करने के अंदर आप तीन बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़रा में हो जाएगा और कोई भी परेशानी सामने आना ही नहीं है, ठीक। जब आप किसी भी चीज़ का वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या मामले आपके सामने आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन आपके सामने ये आएगी कि दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। मान लीजिए ए है बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, वो वेक्टर एडिशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, मान लीजिए एक बॉडी है, मैंने इस तरफ इस पर एक फोर्स लगाई 5 की और इसी तरफ एक और फोर्स लगा दी 10 की, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी एक्ट कर रही होगी, आप कहेंगे 15, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं हम, ये तो हमारा केस 1 था। केस 2 पे आते हैं हम। केस 2 क्या कह रहा है, मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर मैंने इस तरफ एक फोर्स लगाई हुई है 10 की और इस तरफ एक फोर्स लगाई हुई है 5 की। कितनी नेट फोर्स एक्ट करेगी, आप कहेंगे सर 5 एक्ट करेगी। किस तरफ एक्ट करेगी, इस तरफ एक्ट करेगी। कैसे निकाल दिया आपने, सर ये दोनों उल्टे डायरेक्शन में लगी हुई थी, उल्टे डायरेक्शन में लगी हुई थी, सर बड़ी को छोटी से माइनस कर दिया। तो पहला केस क्या हो गया, सेम डायरेक्शन होंगे तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। ये दो केस आपके समझ में आ गए होंगे। सर लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सर हमेशा सेम हो,
सर ज़रूरी नहीं है हमेशा अपोजिट हो सर, और कोई रैंडम डायरेक्शन भी हो सकता है। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वेक्टर का रेजोल्यूशन, ठीक है ना, वेक्टर को रिजॉल्व करना। मान लीजिए ये हमारा एक वेक्टर ए है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट एक्चुअल में 12th का नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा 11th का है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो बच्चे होते हैं वो इस पार्ट के अंदर थोड़े से वीक होते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता था सिर्फ। मान लीजिए ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है। किसी भी वेक्टर के एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट हमेशा याद रखना, ये वाला कंपोनेंट आएगा कॉस में, कॉस थीटा आएगा ये वाला, ए कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ वाला कंपोनेंट वो आएगा ए साइन थीटा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह से आप सारे वेक्टर्स को सॉल्व कर देते हो। जब आप सारे वेक्टर्स को सॉल्व कर दोगे तो आप ये देखोगे कि कुछ वेक्टर एक डायरेक्शन में आएंगे उन्हें आप प्लस कर दोगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे उन्हें आप माइनस कर दोगे, और ले देंगे सर। अब आप ये मत कहना सर ले देंगे सर, कुछ कंपोनेंट हमारे पास इस तरफ वाले बच जाएंगे और कुछ कंपोनेंट ऐसे बच जाएंगे, ठीक है ना, ये ठीक। तो आप अब क्या करने वाले हैं, आप अब ये करेंगे कि जाहिर बात है अब आपके पास ये दोनों कितने 90 डिग्री पे बच रहे हैं कि नहीं बच रहा है। इनका नेट निकालने का एक तरीका तो ये है जो आपको वेक्टर देता है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए जो फार्मूला आपको बताया गया है वो बताया गया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये लगा दीजिए आप। थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, कॉस 90 कितना होता है 0, ये 0 तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 0, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला आया आपके पास कितना आया अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ठीक। यानी कि ये वाला जो भी नेट निकल के आया इसका स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर कर दीजिए, आपको एक नेट फोर्स यहाँ पे मिल जाएगी। असल में यहाँ पे ये जो आपको मैंने पूरी क्राइटेरिया समझाया है, मैंने आपको टोटल वेक्टर एडिशन बता दिया। आगे जाके जब हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो उन हाई लेवल्स के क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे बातें सामने देखने में आएंगी। तो भाई अब तक की वीडियोस में आपको लग रहा होगा ये बंदा इतना मजाक कर रहा है कि ये बंदा सच में फिजिक्स पढ़ाएगा, किस तरह से पढ़ाएगा, किस लेवल पे पढ़ाएगा। भाई अभी तो मैं बहुत छोटे लेवल पे लेके चल रहा हूँ बात को। जब मैं अपनी फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं कभी भी ये मानता ही नहीं हूँ कि सामने वाले को कुछ आता है, ठीक है ना, ये ठीक। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से उसको लेके चलता हूँ और बहुत हाई लेवल तक लेके जाता हूँ, ठीक है। तो अभी तो आपने बेस देखा है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। इन सब को देखने के लिए आपको ट्यून इन रहना पड़ेगा, आपको अपनी वीडियोस में कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगी, आपको वीडियोस रेगुलरिटी के साथ देखना पड़ेंगे। अगर आपको वीडियोस देखने में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कहीं डाउट्स उठते हैं, अगर आपको कोई और इसके अलावा रिलेशन में दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप देख ही सकते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को लाइक भी करता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मैं जितना हो सकता था मैंने उतना आपको यहाँ पे बताया है। एक कंडीशन जो मुझे भी लग रही है मैंने आपको थोड़ा सा तेज़ बताया है इसलिए ताकि कम वक्त में मैं ज़्यादा कवर कर पाऊँ। आज मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई हैं आप इन 3 चीज़ों को मत भूलिएगा। आखिरी चीज़ जो मैंने आपको सुपरपोजिशन बताई है इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। तो ये जो भी डाउट आपको यहाँ पे बन रहे होंगे वो डाउट वहाँ पे आके क्लियर भी हो जाएंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप की दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप कंटिन्यूटी के साथ वीडियो देख पाएँ। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे आपके जो साथी हैं वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ। लॉकडाउन की वजह से अभी जो वीडियोस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो पेन पेपर पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर वीडियोस मिलने लगेंगी। तो परेशान होने की आपको अब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए भाई मुस्कुराते रहिए। इस मुस्कुराहट को देख के हम टीचरों का बहुत सारा साहस बढ़ जाता है, पढ़ाने की मोटिवेशन आती है ना। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।